आज का हमारा अध्याय है अध्याय 2। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण। बेसिकली यह केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पोर्शन है। अम्ल को बोला जाता है एसिड, क्षार क्षारक को बोला जाता है बेस और लवण होता है सॉल्ट। पिछली कक्षाओं से बहुत से अध्यायों में पढ़ते हुए और सर के कुछ वीडियो के द्वारा अब तक हम ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। जो प्रकृति में असंख्य अनंत इनएक्टिव फॉर्म में जो कण उपस्थित हैं उनकी उनमें गति करके उन्हें प्रेरित करके ही उनका इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। इसी प्रकार से ये अम्ल, क्षार, लवण, ये जो हम सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं, इसके पीछे भी ईश्वर ही होता है, उनके प्रयोजन होता है। जैसे कि हम देखेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे अम्ल क्षार पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में, तो इसी के अंदर आएगा पीएच वैल्यू भी आएगी। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है आगे हम इसको और ठीक से देखेंगे, लेकिन इस प्रकार से पीएच वैल्यू जो आएगी, ईश्वर ने हर एक जीव के अंदर यह पीएच वैल्यू भी निश्चित अनुपात में रखी है, नियत अनुपात में रखी है। अगर यह ऊपर नीचे कम ज्यादा कुछ होती है तो मनुष्य या जिस भी जीव में यह हो रहा है वह रोगी होता है। और साथ ही हम यह भी देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, ठीक है, कड़वा, तीखा, और बहुत सारी जैव विविधता है हमारे आसपास। साथ ही साथ विभिन्न रंग है। तो इन सब का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, और उसके पीछे उनका क्या प्रयोजन रहा है? आनंद देना, आनंद के लिए। ये हमारे आनंद के लिए किया। अगर मानिए पूरा सभी कुछ एकदम सफेद रंग का हो जाता, सभी एक से ही रंग का होता, तो हमारे लिए कितनी नीरसता हो जाती है। सभी खाने का एक ही स्वाद होता है, सभी मीठे मीठे होते या सभी खट्टे खट्टे होते, तो भी वह हमारे लिए बहुत नीरसता हो जाती। तो जीवन में आनंद के लिए, विभिन्न आनंद अनुभवों के लिए ईश्वर ने इस प्रकार की संरचना भी की है। आगे अब हम चैप्टर में देखेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आप लोग याद रखिए कि अम्ल इज एसिड, क्षारक इज बेस और लवण इज सॉल्ट। पीएच वैल्यू की बात हम आगे करेंगे। पीएच मान होता है, उसके बारे में हम आगे बात करें। हमने ये देखा है कि भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। हम पहले की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है, क्या होता है, हम जनरली उसमें देखते हैं, अरे आज तो बहुत खा लिया, बहुत ज्यादा खा, उससे अजीब फील हो रहा है, अजीब, जनरल भाषा में बोला जाए तो अजीब सी डकारें आ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बोलते हैं नींबू पानी पी लो। ठीक है, कोई लोगों को हम देखते हैं कि सोडा वाटर पीते हैं। ठीक है, तो ये सब डाइजेशन को बेटर बनाने के लिए होता है, उस टाइम पे पाचन को बेटर करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें कुछ अम्ल और कुछ क्षार उपस्थित होते हैं। आगे देखेंगे, हमने पिछली कक्षाओं में कैसे बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। हम क्या जानते हैं कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का नेचर कैसा है, उनका स्वाद कैसा है? अम्ल का स्वाद खट्टा है, और उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, जो ये जो लिटमस पेपर होता है, अगर वो नीला लिटमस पेपर है और उस पे अम्ल डाला जाए तो वो कैसे कलर का हो जाता है? वह हो जाता है लाल कलर का हो जाता है। जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? वे कड़वे होते हैं, और लाल लिटमस पत्र पे अगर हम कोई क्षारक डालेंगे तो वह कैसा हो जाएगा? वह हो जाएगा नीला हो जाएगा। लिटमस क्या है? यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम व्हाइट कपड़े पे अगर कुछ सब्जी का दाग लग जाता है और हम उसे धोते हैं, तो हम उस पे साबुन लगाएंगे सबसे पहले,
है ना। तो क्या होता है कि वो जो पीले कलर का दाग है, साबुन जैसे ही लगता है तो वो कैसे कलर का हमें दिखाई देता है, वह उसकी जो बाउंड्री होती है या पूरा ही दाग जो होता है वो हल्का सा भूरा लाल कलर का हो जाता है, मतलब वो पीला तो नहीं है, वो भूरी लाल कैटेगरी में चला जाता है। ये जब कब की बात है, जब साबुन लगा हुआ है, जैसे ही हमने उस पर पानी डाला तो अब वापस से वह कैसे दिखने लग जाता है, हमें पीला दिखने लग जाता है। तो ये किस कारण से होता है? यह अम्ल एवं क्षार के एक्टिविटी के कारण होता है। ये अम्ल एवं क्षार में आपस की क्रिया के कारण होता है। कुछ सिंथेटिक सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं, किसमें? अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए। अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुछ सिंथेटिक सूचक भी होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्राकृतिक सूचक किसको यूज किया है? लिटमस को। इस प्रकार से कुछ सिंथेटिक सूचक होते हैं, जिन्हें एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोफ्थिलिन। हम आगे देखेंगे अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और वह एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। इसे अम्ल एवं क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे को प्रभाव को खत्म करते हैं, इसे बोला जाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। ठीक है, आगे इसको और डिटेल में देखेंगे हम। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस पेपर की बात हो रही है। जो लिटमस विलियन हमारे पास होता है वह कैसा होता है? वह होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। और ये किससे निकाला जाता है? एक पादप से निकाला जाता है। हमने पादप की कैटेगरी में देखा था, एक थैलोफाइटा नाम का ग्रुप होता है पादप के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से यह निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेनानियम जैसे कई फूलों की रंगून पंखुड़ियां किसी विलियन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। मतलब इनके ये भी एक तरह से सूचक का कार्य कर सकते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे पिटोनिया हमारा पौधा होता है, उसके जेरेनियम, उसके पुष्पों की पंखुड़ी, हल्दी, यह सब भी सूचक की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? एक क्वेश्चन दिया है, इसे देखते हैं हम। एक एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। आपको 3 परख नलियां दी है, ठीक है, ए, बी और सी, ये तीनों हमारी परख नलियां हो गई। क्या बोल रहे हैं आगे? इसमें से एक में आश्रित जल और शेष 2 में से एक में अम्ल है और एक में दूसरे में क्षार है। यदि आपको केवल एक, हमको अब सिर्फ क्या दे दिया है? लाल लिटमस पत्र दे दिया है। तो हम प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? बताइए आप, कैसे होगा? हम जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। किसके कारण नीला हो जाता है? ये अम्ल के कारण। ठीक है, लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है? नीला। इसमें से हम एक किसी भी एक विलियन को ले लेते हैं, कुछ ड्रॉप है उसकी लेकर हम उस लिटमस पत्र पे डालेंगे, तो अगर वह नीला हो गया, तो क्या होगा? जो सॉल्यूशन, मान लीजिए हमने बी वाला डाला है, तो ये क्या होगा? ये होगा अम्ल होगा। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, उसमें से एक देखते हैं। यहाँ पे 3 परख नलियां दी गई है। ठीक है, 3 परख नली ले लेते हैं हम, ए, बी, सी। अब तीनों में से एक में आश्रित जल है, एक में अम्ल है, एक में क्षार है। हमें पता लगाना है कि किसमें कौन सा, किस परख नली में क्या है, और हमें क्या दिया हुआ है? लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है। अब मान
एक सपोज करते हैं कि हमने सॉल्यूशन बी लिया, ठीक है, इसकी कुछ बूंदे अब हम लाल लिटमस पत्र पे डालते हैं। अगर यह नीले में परिवर्तित हो गया, लाल लिटमस पत्र किस में कन्वर्ट हो गया, ये लाल लिटमस पत्र नीला कलर का हो गया। मतलब यह इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन हमने इसमें डाला है वह कैसा है, क्षार है। बी सॉल्यूशन हमने लिया था, मतलब इसमें क्या है, इसमें क्षार उपस्थित है। ठीक है, अब हमें एक तो पता चल गया, अब दो क्या बचा है, आश्रित जल और अम्ल बचा है। अब ए से ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ बूंदे और इस लिटमस पत्र पे डाली जो कि नीला है। अब ये फिर से क्या हो गया, लाल हो गया। तो मतलब अब ये जो सॉल्यूशन हमने डाला था ये अम्ल है, क्योंकि अम्ल हम जानते हैं कि अम्ल लिटमस पेपर पे अम्ल डालने पर वह कैसा कलर देता है, लाल कलर देता है। तो अब ये अम्ल और क्षार तो पता चल ही गया, ये नेक्स्ट जल क्या होगा, आश्रित जल होगा। या इसको भी हम लिटमस पेपर पे डाल के देखेंगे, हम देखेंगे कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से एक लिटमस पेपर की हेल्प से हमने 3 टेस्ट ट्यूब में किस प्रकार का विलयन है यह पता लगाया। नेक्स्ट दिया हुआ है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझना। ठीक है, यहाँ पे अम्ल एवं क्षारक की बात हो रही है, एसिड और बेस की बात हो रही है, जहाँ पे उसके रासायनिक गुणों को अब समझा जाएगा। रासायनिक गुणों से मतलब आता है कि वह किस यौगिक या किस तत्व के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, एक प्रयोग दिया हुआ है सबसे पहले, जहां पे बोला है कि प्रयोगशाला में से हमें ये सारे विलियन सॉल्यूशन की बात की हुई है, दी हुई करी है जी, सभी हमको लेने HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों के नमूनों को, सैंपल हमको अपनी लैब से बॉटल से कुछ थोड़े थोड़े ले लेने, मतलब कि हमको उनको अलग अलग यूज करना, मिक्स नहीं कर देना है। अब क्या करने को बोला है, वॉच ग्लास पे लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो हम एक एक सैंपल ले रहे हैं उसमें लाल लिटमस के साथ क्या होगा, नीले लिटमस लिटमस के साथ क्या होगा, फिनाफ्थिलिन के साथ क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होगा। हमने देखा था ये दोनों आर्टिफिशियल सूचक हैं। और विलयन के रंगों में क्या परिवर्तन होते हैं ये हमें देखना है। और नीचे वो टेबल दी हुई है। अब मान लीजिए ये टेबल पूरी सेट है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, HCl। 2-3 के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। HCl, H2SO4 और क्या है, HNO3। इन्हें हमने लाल लिटमस विलियन में डाला तो क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीनों ही केसों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब नीला लिटमस विलियन में डाला तो क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। और फिनाफ्थेलिन विलियन में क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ये जैसा है ये वैसा का वैसा ही रहेगा। और मैथिल ऑरेंज विलियन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो HCl, H2SO4, HNO3, अगर इसने नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर दिया है, मतलब ये क्या है कि ये सभी क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब क्योंकि लिटमस विलियन का कलर चेंज हुआ और यह जो अम्ल होते हैं वो मैथिल ऑरेंज का भी कलर चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हम उसमें से लेते हैं। हम एक ले लेते हैं NaOH ले लिया एक, और एक ले लिया KOH। ठीक है, ये दो लिया हमने। अब इसको हम लाल लिटमस विलियन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीला हो जाता है, नीला लिटमस विलियन में।
कोई चेंज नहीं होता है, मैथिल ऑरेंज में भी कोई चेंज नहीं होता है, और फिनाफ्थिलिन विलियन कैसा हो जाता है, ये हो जाता है पीले कलर का। मतलब लाल लिटमस को जिसने नीले में चेंज कर दिया, ये हमें पता है कि वो क्या होता है, वो होता है क्षार होता है। और नीले लिटमस विलियन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आया चेंज? क्योंकि ये भी नीला लिटमस विलियन क्षार के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। और मैथिल ऑरेंज विलियन के साथ भी यहाँ पे कोई, मैथिल ऑरेंज के साथ यहाँ पे पीला कलर बनाएगा, ये फिनाफ्थलीन के साथ नहीं बनाएगा। फिनाफ्थलीन में क्या कलर चेंज आ जाएगा, गुलाबी आ जाएगा। हाँ, अब सही है। आम्ल में क्या देखा था कि फिनाफ्थलीन में कोई चेंज नहीं किया था, और मैथिल ऑरेंज विलियन कैसा हो गया था, ये हो गया था रेड पिंक आम्ल के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे क्षार के साथ में क्या हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। ये क्या है, क्षार है। इस प्रकार से हमने क्षार की, ये विलयन क्षार है, ये पता लगा लिया। दो हमारे पास प्राकृतिक सूचक हैं और दो हमारे पास सिंथेटिक सूचक है। कंफ्यूजन हो गया था तब। फिनोफ्थेलिन क्षार के साथ में, याद रखिएगा, फिनोफ्थेलिन क्षार के साथ में कैसा कलर देता है, गुलाबी, और मैथिल ऑरेंज के साथ में देता है पीला कलर, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक भी कहते हैं। अभी हमने क्या देखा, प्राकृतिक सूचक और आर्टिफिशियल कृत्रिम सूचक। अब एक और सूचक आया है जिसे बोला गया है गंधीय सूचक, मतलब कि अगर इनको अम्ल या क्षार के साथ मिलाया जाता है तो उनकी जो गंध होती है वह चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। हमने बात करी थी कि हम यहाँ पे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब मैंने वहां आपको बताया था रासायनिक गुणों के बारे में बात से मतलब है उसकी अभिक्रिया से, कि वह किसी तत्व यौगिक के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया कर रहे हैं, यह होता है उसका रासायनिक गुण। अब यहाँ पे इस चीज के लिए एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसमें क्या करा है, एक परख नली में HCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाले, ठीक है। ये सेटअप लगा हुआ है। ये एक परख नली ली जिसे एक स्टैंड से फिक्स कर दिया है, और एक कॉर्क से पैक भी कर देंगे। कब? पहले, अभी नहीं, पहले उसमें क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे पहले जिंक के कुछ टुकड़े डाले जाएंगे और H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाले जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि हमें वहां अंदर कुछ बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये हमें बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमने इसे क्या कर रखा है, कॉर्क से पैक कर रखा है। ये हमने कॉर्क से इसको पैक कर रखा है, और एक प्रवाह नली ली है। इस प्रवाह नली को हमने, साबुन का विलयन है ये, इस बड़े से टब के अंदर क्या है, साबुन का विलयन है। तो प्रवाह नली को इस प्रकार से सेट किया है कि यह साबुन के विलयन में सीधे अंदर जाए। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कुछ बुलबुले बाहर की तरफ आ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई सी गैस बन रही है, इसीलिए बुलबुले हो रहे हैं, और यही गैस प्रवाह नली से होते हुए इस साबुन के विलयन में तक आ गई, और अब वह गैस साबुन के विलयन, साबुन के साथ बुलबुलों के रूप में बाहर जा रही है। अब हमें पता, हमने देखा हुआ है मोमबत्ती वाला टेस्ट, हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ पे एक जलती हुई मोमबत्ती को हम पास में लेकर आएंगे इन जो उठ रहे हैं बुलबुलों, तो हम क्या देखेंगे कि ये मोमबत्ती फट की ध्वनि के साथ प्रज्वलन होता है, मतलब जली हुई मोमबत्ती को ही लेके आते हैं, ठीक है। बहुत बार ये प्रैक्टिकल हम पहले भी कर चुके हैं, अब सभी को ये ध्यान होना चाहिए। तो फट की ध्वनि के साथ ये हाइड्रोजन गैस का दहन यहाँ पे होता है, मतलब कि ये जो गैस यहाँ पे बनी थी, ये कौन सी गैस है,
हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे भी जो बुलबुलों के साबुन के बुलबुले के साथ निकल रही है, तो ये कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस है। हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। इस प्रयोग के द्वारा हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे प्रयोग करते हैं। धातु क्या प्रयोग करी हमने? जिंक और H2SO4 का प्रयोग किया, जो कि क्या है? एक अम्ल है। अब हमने क्या देखा कि इसमें धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। कैसी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे? विस्थापित अभिक्रिया हो रही है। जिंक सल्फेट के साथ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगी, गैस के रूप में अलग हो जाएगी। जैसे कि हमने उसमें देखा, गैस बुलबुलों के रूप में अलग चली गई और ये जिंक सल्फेट एक अलग यौगिक बन जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ये जो यौगिक बन गया इसे बोला जाता है लवण बोला जाता है। अब यहाँ शब्दिक समीकरण दिया हुआ है कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनेगी। लवण क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई साथ में, जिसे हमने इस प्रयोग में प्रवाह नली के द्वारा अलग कर लिया था। अब नेक्स्ट एक और प्रयोग दिया हुआ है कि एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे इसकी रासायनिक समीकरण हमें दी हुई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ मिलाया तो क्या बन गया? अब यहाँ पे सोडियम जिंकेट बन गया। ठीक है, सोडियम और ये जिंक और ऑक्सीजन ने मिलके सोडियम जिंकेट बना लिया और क्या हुआ? H2 गैस रिलीज हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती है। सभी धातुओं के साथ यह प्रक्रिया नहीं होगी। अभी हम यहाँ पे जिंक की बात कर रहे हैं, तो जिंक के साथ सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाती है। क्या देखा हमने? धातु अम्ल और क्षार के साथ कैसी प्रक्रिया कर रही है? यहाँ पे दोनों ही जगह विस्थापन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। अभी हमने अम्ल और क्षार के साथ धातु की प्रक्रिया देखी। अब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में कैसी अभिक्रिया करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, सेटअप दिया है यहाँ पे फिर से, जिस प्रकार का सेटअप हमने उसमें धातु जिंक वाले में लगाया था उसी प्रकार का है। इसमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी। परख नली ए में हमने क्या डाला है? इसके अंदर हमने डाला है सोडियम कार्बोनेट और परख नली बी में हमने क्या लिया है? 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए तो हम क्या देखते हैं। ठीक है, एक परख नली में लिया है सोडियम कार्बोनेट और एक में लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट की। तो एक परख नली में लेंगे सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दोनों ही परख नली में हम क्या डालेंगे? 2 ml HCl मिलाएंगे। क्या देखेंगे? क्या उत्पादित हो रही है यहाँ पे? गैस को चूने के पानी से प्रवाहित कीजिए, मतलब कि एक गैस निकल रही है। परख नली हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे, ये अभी हमें पता है, समझिए कि बस ये गैस है। HCl इसमें डला हुआ है, ये सोडियम कार्बोनेट है इसमें। अब क्या होगा? ये गैस को हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे अब हम क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डाल रहे हैं गैस को,
किस में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये चूना, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाले प्रयोग हम पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हैं। आगे देखेंगे, ये जो गैस कलेक्ट करी है हमने, यहाँ से जो ये गैस बनी है इसे हमने एक दूसरी परख नली में एकत्र किया है, जिसमें क्या है, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ऑलरेडी है। तो क्या हो रहा है, यह जल में जो गैस आ रही है वो जल में विलयशील हो जाएगी। मतलब क्या है कि उसमें से जो गैस निकली वह क्या है, गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसीलिए वह जो हमने हाइड्रोक्साइड लिया था उसके अंदर वह विलय हो गई, श्वेत अवक्षेप बनाते विलय हो जाती, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनसे अभिक्रिया के फॉर्म में देखते हैं। परख नली ए में क्या किया, सोडियम कार्बोनेट, और बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। दोनों के अंदर हमने HCl डाला, तो दोनों में ही हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, और साथ में यह उत्पाद प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड का। तो अभी हमने जब अम्ल और क्षार की धातु के साथ क्रिया देखी थी, जब हमने जिंक के साथ उसकी क्रिया कराई थी, तो हमने क्या देखा था, वहां पे दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैसेस निकल रही थी। अब जब हम यहाँ पे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब आगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित कराने पे, जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, देखिए यहाँ परख नली में हमने क्या ले रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले रखा है। CO2 जो हमको उससे उत्पाद के रूप में प्राप्त हुई, इस CO2 को जब हम चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो श्वेत अवक्षेप बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूधिया। ये प्रैक्टिकल पहले भी कर चुके हैं हम, दूधिया पानी हो जाता है, एक वाइट कलर का अवक्षेप हमें वहां पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब जब अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, ये जल में विलयशील हो जाएगी और एक जलीय घोल बना लेगी। ठीक है, तो क्या निकल रहा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सभी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप होते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ये संगत लवण नहीं, जो ये सबसे इसके पहले वाली रिएक्शन में देखा था ना हमने, जब उसे विस्थापित करके, बताती हूँ मैं फिर से, ये NaCl लवण बनाया, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। ये बात हम पहले कर चुके हैं। शब्द अभिक्रिया के रूप में दिया हुआ है उसी बात को, जैसे कि हमने वहां देखा था कि अम्ल यहाँ पे क्या बना था, लवण बना था, जब अम्ल और धातु की रिएक्शन करवाई गई थी। ठीक है, तो लवण बना था। ये हमने शब्द समीकरण देखा था। अब यहाँ पे शब्द समीकरण क्या हो रहा है कि धातु का कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण तो बनता ही है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, आगे है अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया इनका, कि इनकी आपस में अभिक्रिया कैसे होती है। तो क्या करेंगे, परख नली में लगभग 2 ml हमने NaOH का घोल लिया है, और उसमें कुछ बूंदे हमने फिनोफ्थेलिन विलयन की डाली है। विलयन का अब देखेंगे इसमें हम कि विलयन का रंग क्या है। इस विलयन में एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाई है। फिर क्या कोई चेंज हो रहा है, हमें यह देखना है।
अम्ल मिलाने के बाद फिनोफ्थैलिन का रंग क्यों बदल गया? ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है। अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक के द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ NaOH और HCl को मिलाया हमने, NaOH और HCl को मिलाया तो NaCl एक एक्वस घोल बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे लवण बन गया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बन गया? लवण और साथ में जल बन गया है। अम्ल एवं क्षारक की इस प्रकार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं और इसे ही क्या बोला जाता है? हमने शुरू में बात की थी, इसे ही उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई। अम्ल और क्षार ने मिलके उदासीन एक दूसरे को कर दिया। अब ये जो प्रयोग यहाँ पे हम देख रहे थे, जिसका ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, NaOH प्लस HCl, दोनों जब अम्ल और क्षार मिले तो क्या हो गया? वहां पे उदासीनीकरण। NaOH क्षारक है और HCl अम्ल है, ये हम जानते हैं। लेकिन इस प्रयोग में क्या था? कुछ पॉइंट्स बात क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं हम कि NaOH में अगर हमने कुछ बूंदे फिनाफ्थिलिन विलयन की डालेंगे तो क्या होगा? विलयन का रंग हमने अभी एक टेबल थोड़ी देर पहले देखी थी। NaOH क्षार है और क्षारक को जब फिनोफ्थिलिन का विलयन डालते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है? वो हो जाता है गुलाबी कलर का। ठीक है, तो अभी इस विलयन का कलर कैसा है? गुलाबी है। इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन डालेंगे। HCl क्या है? एक अम्ल है। जैसे जैसे हम इस अम्ल को इस गुलाबी विलयन में डालते जाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये गुलाबी का कलर डिसअपियर होता जाता है और जैसे जैसे HCl डालते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कुछ समय बाद ये कलर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो गया? जैसे कि अभी हमने इस में नीचे देखा, पहले इसीलिए उसको पढ़ा कि अम्ल और क्षार जब साथ में मिलते हैं तो वह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इसीलिए उदासीनीकरण हो जाता है। तो ये जो क्षार और फिनोफ्थैलिन की रिएक्शन से गुलाबी कलर मिला था, अब क्योंकि उसके अंदर अम्ल डाल दिया गया है तो जो क्षार का कैरेक्टर, जो क्षार फिनोफ्थैलिन के साथ क्रिया कर रहा था और गुलाबी कलर दे रहा था, वह खत्म हो जाता है। अम्ल मिलाने के बाद फिनोफ्थैलिन का रंग क्यों बदल गया? बात कर ली हमने अभी ये। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदे मिला दीजिए। अब हमारे पास ये मिश्रण तैयार है, वापस से क्या मिलाने के लिए बोल रहे हैं? NaOH डालेंगे। जैसे जैसे हम इसमें NaOH डालते जाएंगे, जब NaOH की मात्रा बढ़ेगी तो ये वापस से कैसा हो जाएगा? ये विलयन का कलर फिर से हो जाएगा गुलाबी कलर हो जाएगा, क्योंकि NaOH बड़ा, मतलब कि वह उसमें अब क्षार, उसका नेचर कैसा हो गया है? क्षार हो गया है। तो वह उपस्थित फिनोफ्थैलिन के साथ क्रिया करेगा और वापस से उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? गुलाबी हो गया है। क्या फिनोफ्थैलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया है? हाँ, हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये उदासीनीकरण जो हमने यहाँ पे बात करी, ये हमारा क्षार है, ठीक है, ये अम्ल है। दोनों ने अभिक्रिया करके क्या करा? उदासीनीकरण करा, मतलब दोनों के कैरेक्टर खत्म हो गए। क्या बनता है? ये शब्द शब्द समीकरण जनरल है, हर बार यही होगा जब अम्ल और क्षार मिलेगा। लवण बनेगा और साथ में बनेगा जल। ठीक है, लवण बनेगा और साथ में बनेगा जल। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है, क्षारक और अम्ल मिलके लवण और जल बना रहे हैं, यही होता है उदासीनीकरण। क्या बात करी थी? हमारा पॉइंट क्या था कि अम्ल और क्षार आपस में कैसे करते हैं। उसके पहले हमने क्या देखा था कि धातु की अम्ल और क्षार के साथ कैसी अभिक्रिया होती है, और फिर हमने क्या देखा? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ कैसी अभिक्रिया होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं? यहाँ पे हम धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं। क्या लिया है? बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेंगे, हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे हम तनु HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कि अम्ल है। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ?
ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, HCl डाल रहे हैं इस घोल में, मतलब हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, अम्ल डालते जा रहे हैं, ठीक है। क्या बनेगा HCl डालने के बाद इसमें, यहां पर लिख देती हूँ मैं, कॉपर क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा H2O जल। ये कि एक लवण है और साथ में क्या निर्माण हुआ, साथ में निर्माण हुआ, नहीं ये लवण नहीं है, कॉपर क्लोराइड लवण नहीं होता है, कॉपर क्लोराइड बना और साथ में बना जल। ये क्या, क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं, ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और यहाँ पे कितना है, एक, तो हम इसको 2HCl कर देंगे, CuCl2। हाँ, अब यह समीकरण संतुलित है। विलयन के रंग पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बनाई, तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हरा हो जाएगा, विलयन का रंग हो जाएगा नीला हरा, एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। जो कॉपर क्लोराइड बना था, अभी हमने अभिक्रिया में देखा था, कॉपर क्लोराइड, उसके कारण नीला हरा रंग हो जाता है। मतलब कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को भी धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल और लवण और जल, हाँ मैंने सही बोला था कि लवण और जल ही बनेंगे। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित करिए, हमने कर लिया है अभी। कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl अभी किया था हमने ये, है ना, अभी इसके जस्ट पहले उसे संतुलित किया था, ठीक है। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड है ये क्या है, ये क्षारकीय ऑक्साइड है, ठीक है। तभी तो लवण और जल बना, जैसे कि अम्ल और क्षार की रिएक्शन में हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो ये धातु ऑक्साइड यूज किए गए हैं, ये क्या है, ये क्षारकीय ऑक्साइड भी इन्हें हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, किसके साथ, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड। अभी हमने अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड देखा था, अब यहाँ हम क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे। हमने क्या देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी के बीच की अभिक्रिया को हम देख चुके हैं, जिसमें से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, ये एक क्षारक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यह लवण एवं जल का निर्माण करता है। क्योंकि अब हमें यह पता हो गया है कि लवण एवं जल की अभिक्रिया नहीं, लवण एवं जल हमें कब प्राप्त होता है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है आपस में। तो क्षार तो यहाँ प्रेजेंट ही है, और अब ये अधात्विक ऑक्साइड क्या हो गया है, यह हो गया है अम्ल, अम्लीय प्रकृति का हो गया है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए तो दोनों ने जब आपस में क्रिया करी तो क्या बनाया, लवण और जल बना। जो हम CO2 चूने के पानी के बीच की अभिक्रिया में देखते हैं, क्या दूधिया हमें एक सॉल्ट प्राप्त होता है और साथ में जल भी बनता है, वही अभिक्रिया यहाँ पे है क्षारक और धात्विक ऑक्साइड के रूप में, अधात्विक ऑक्साइड के बीच में, ठीक है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, तो खट्टा पदार्थ मतलब कि वो क्या है, अम्ल है। अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करेगा, अगर हमने किसी धातु में अम्ल को रख दिया है, किसी खट्टे पदार्थ या दही को रख दिया है, तो वह धातु से क्रिया करके कुछ विषैले
क्या बनाता है, कुछ विषैले पदार्थ बनाता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए खट्टे पदार्थों को या दही को धातु के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है। अब यहाँ पे सारे अम्ल और क्षारक के बीच में जो सिमिलैरिटी है, जो समानता है, उसकी बात की गई है। अम्लों में समान रासायनिक गुण धर्म होते हैं, सभी अम्लों में गुण धर्मों में समानता क्यों होती है। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा था कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं। कौन सी गैस उत्पन्न कर रहे हैं, जब अम्ल के साथ हमने देखा था, जिंक के साथ में हमने क्रिया कराई थी अम्ल की, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई थी। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। आगे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल होते हैं। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। कीलो को कहाँ रखना है, ठीक है, बीकर लिया, इसके अंदर क्या क्या डाला है, विलयन तैयार किया है जिसके अंदर हमने HCl डाला, ग्लूकोज डाला था, वह विलयन तैयार है। अब इसमें क्या करा हमने, कॉर्क पे हमने, ये कॉर्क है, इस पे हमने 2 कीले लगाई है और अब इस विलयन के अंदर इस कॉर्क को, इस कील सहित कॉर्क को यहाँ पे सेट कर दिया गया है। फिर इस दो दो कीले हैं उन्हें एक 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया गया है। एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं। इसमें बीच में साथ में क्या लगाया हुआ है, ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी दोहरा सकते हैं। जब हमने जैसे ही इसमें HCl डाला, क्योंकि हम इसमें HCl डाल के विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने इसमें HCl डाला तो विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, तो क्या हो गया, बल्ब जलने लगा। परंतु हम क्या देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H तथा ऋणायन जैसे HCl में क्लोरीन, HNO3 में NO3, CH3 COOH में COOH, H2SO4 में SO4 होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H पॉजिटिव है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा इसी के कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। मतलब अम्ल, उस अम्ल ने उस विलयन के अंदर हाइड्रोजन उत्पन्न किए हैं, तो इसी के कारण उसका गुणधर्म कैसा हुआ है, अम्लीय हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं HCl में पॉजिटिव हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये क्लोरीन अलग रहेगा। अभी हाइड्रोजन के उत्पन्न होने से ही किसी विलयन के अंदर वो उसकी अम्लता को शो करते हैं, जैसे कि यहाँ इस सेटअप में भी हुआ है। जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन कर रहा है। तो हमने ये प्रैक्टिकल करके, ये प्रयोग करके देखा कि हाइड्रोजन आयनों के कारण यहाँ पे जो ये बल्ब था यह जल गया, मतलब कि HCl वाले विलयन से विद्युत का परिवहन, विद्युत का चालन हुआ। अब इसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको कुछ पहले क्वेश्चन दिए हुए थे कि क्या इसी क्रिया को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराएंगे, H2SO4 के साथ करेंगे, तो भी यह होगा क्या, तो भी ये बल्ब जल जाएगा क्या।
तो हाँ, H2SO4 क्षार के साथ H2SO4 के साथ भी यह प्रक्रिया होगी, क्योंकि तब भी यह हाइड्रोजन आयन हमें इस विलयन में मुक्त रूप से मिलेंगे, जिससे कि यहाँ पे विद्युत का चालन होगा। अब इन परीक्षणों को ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयनों में करेंगे तो क्या होगा? नहीं, तब ये बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन होते हैं वह आयनों में नहीं टूटते हैं, और जब तक आयनों में नहीं टूटेंगे तो विद्युत का चालन नहीं होता है। बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? वही बात हुई फिर से कि नहीं, बल्ब प्रत्येक स्थिति में नहीं जलेगा। बल्ब तभी जलेगा जब वहां पे फ्री आयन होंगे, ठीक है, वो धनायन हो या ऋणायन हो, पर वह तभी जलेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए तो हमें क्या मिलेगा? अगर क्षारकों का प्रयोग यहाँ पे किया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे किसी क्षारक का प्रयोग किया जाएगा, तब भी यह बल्ब जलेगा, क्योंकि इसमें तब क्या होगा, हमें OH आयन मुक्त अवस्था में मिलेगा, जिससे कि विद्युत का चालन होगा। अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। एक प्रैक्टिकल दिया है जहां पे किसी गैस के निर्माण की बात करिए। क्या किया है इसमें? एक साफ और शुष्क परख नली लेंगे, मतलब जो कि ड्राई होगी, उसमें हमको ठोस सोडियम क्लोराइड डालना है। सोडियम क्लोराइड लिया हमने। अब परख नली में कुछ मात्रा में हम क्या डाल रहे हैं? तनु सल्फ्यूरिक। जो ड्रॉप्स हम डाल रहे हैं ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हमें हमें यह प्रेक्षण करना है, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है। इसके लिए हमने क्या किया है, एक तो इसे हम होल्डर की सहायता से परख नली को पकड़ेंगे, इसे कॉर्क लगा के पैक कर देंगे परख नली को, जिसमें से होकर के निकास नली जाएगी। अब हमें पता लगाना है क्या कोई गैस बाहर निकल रही है, जब हमने H2SO4 और NaCl को साथ में मिलाया है। और अगर कोई गैस बाहर निकल रही है तो वह कौन सी गैस है? ये कैसे पता लगाएंगे? उत्सर्जित गैस को हम सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र के द्वारा जांच करेंगे। हाँ, तो ये वाला प्रयोग किया गया और इस निकास नली के पास नोटिस किया तो हमें एक स्मेल आ रही है, एक गंध आती है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि हाँ, यहाँ पर एक गैस निकल रही है। अब हमको देखना है कि ये गैस किस प्रकार की है। नीला लिटमस पेपर लेंगे। हमने क्या क्या डाला है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड और H2SO4 डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर HCl गैस बनाएंगे। क्या कौन सी गैस बनी है? HCl गैस बनी है। H2SO4 प्लस NaCl। तो अब ये हो जाएगा क्लोरीन सल्फेट, नहीं, HCl तो रिलीज हो रही है, और साथ में बन जाएगा सोडियम सल्फेट। इसे अब वो कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन है और इधर एक ही हाइड्रोजन है, तो इससे 2 हाइड्रोजन, अब ये 2 क्लोरीन हो गए, 2 NaCl। तो इस प्रकार से यहाँ पे HCl गैस निकल रही है, जो हमें एक तीव्र गंध के साथ स्मेल आती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक नीला लिटमस पेपर ले जाएंगे। नीले लिटमस पेपर को, HCl एक अम्ल है, जैसे ही उसे अम्ल के कांटेक्ट में आना चाहिए तो उसे कैसा हो जाना चाहिए? उसे नीले से लाल हो जाना चाहिए, लेकिन यह परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है परिवर्तित? क्योंकि ये जो HCl गैस निकल रही है, ये किस प्रकार की गैस है? शुष्क HCl है, ठीक है, ये शुष्क HCl है। अब अगर हमने यहाँ पे नम
ये जो लिटमस पेपर हमने लिया है, अगर ये हम नम प्रकार का लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, अब आर्द्रता है, तो जो HCl जाएगा वह उस आर्द्रता के साथ क्रिया करेगा और इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, और अब ये HCl जो है यह अम्ल का कैरेक्टर शो करेंगे। जब शुष्क थे तो हाइड्रोजन आयन HCl से अलग नहीं हो रहे थे, इसलिए इसने अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करा और नीले लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट नहीं किया। पर जैसे ही हमने इस लिटमस पेपर को नम कर दिया तो वहां पे फिर HCl से H आयन अलग हो गए, और फिर अब यह HCl जो है यह अम्ल का कैरेक्टर शो करने लग गया, और नीला लिटमस पेपर अब किस में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, ये लाल में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने पता लगाया कि एक गैस निकली है जो कि HCl गैस है, और इसने किस कंडीशन में अपना अम्लीयता का कैरेक्टर शो किया है। ये हमने पूरा कर लिया है। आगे दिया है, इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, और जब तक कि हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होंगे किसी में भी, तो वह अम्ल का कैरेक्टर शो नहीं करेगा, चाहे वह HCl हो या H2SO4 हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, रिएक्शन हमें दिखा रहे हैं, HCl H2O से अभिक्रिया करके H3O पॉजिटिव और क्लोरीन को फ्री कर देता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव किस प्रकार से बताते हैं, H पॉजिटिव से, या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O जो बनता है यह हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। इसी प्रकार से दर्शाया जाता है, और इन दोनों स्टेज में रहने पर यह अम्लीयता को शो करते हैं। हमने क्या देखा कि जल में H3O हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन प्रदान करता है अम्ल। अब आगे कुछ और, क्षारक को जल में घुलने पर क्या होगा। NaOH को जब हम सॉलिड फॉर्म में जल में घोलेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा एक्वस घोल के साथ, और OH आयन अलग फ्री हो जाएंगे। जो हमने अभी बल्ब जलने वाला प्रैक्टिकल किया था उसमें देखा था, जहाँ वहां बोला गया था कि अगर आप NaOH का प्रयोग करते हैं तो तब भी क्या बल्ब जलेगा। तब हमने बात करी थी कि हाँ, क्षार NaOH लेने पे भी ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि तब वहां पे OH आयन फ्री हो जाएंगे जो कि विद्युत का चालन करेंगे। मुक्त आयन होना विद्युत चालन के लिए जरूरी है। सेम इसी प्रकार से KOH में भी होगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा और OH आयन फ्री रहेंगे, जिससे कि विद्युत का चालन हो जाएगा। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्या बोला जाता है, क्षार कहा जाता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। हम प्रैक्टिकल में भी जो भी हमारे पास क्षारक होते हैं उन्हें डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए या टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, वो डेंजरस होते हैं। अब हमें यह पता है कि सभी अम्ल H पॉजिटिव आयन और सभी क्षारक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को और अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। हमने उदासीनी अभिक्रिया देखी थी जब हमने अम्ल और क्षार की रिएक्शन देखी थी। अम्ल और क्षार एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इसे ही बोला जाता है उदासीनीकरण। और क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बात पहले अभी कर चुके हैं। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, तो HX प्लस MOH, तो MX और HOH बनेगा
हाइड्रोजन एक्वस और हाइड्रोक्साइड भी एक्वस रहेगा। दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O जल बना देंगे। आगे दिया हुआ है कि आइए देखिए कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। एक बीकर में क्या लिया? 10 ml जल ले लिया, उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी है। अब बीकर को धीरे धीरे घुमाते जाना है, बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। तो हम क्या देखते हैं? तापमान में परिवर्तन आता है। हाँ, तापमान में परिवर्तन आता है। हमें अब यह टेस्ट ट्यूब या बीकर जो हमने लिया है ये हमें गर्म लगता है। तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हुई कि ऊष्माशोषी? यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तभी तो हमें बीकर गर्म लग रहा है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे मिलाना चाहिए और साथ ही जल को भी हिलाते जाना चाहिए, जिससे कि क्या ना, एकदम से डाल देंगे तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो जो पूरा विलयन है वो बाहर फैल सकता है, जिससे हम जल सकते हैं, या वह कांच की नली, परख नली जिसमें हम कर रहे हैं, या जो बीकर है वह भी फट टूट सकता है टेम्परेचर चेंज के कारण, जो कि डेंजरस हो सकता है। इसलिए अत्यधिक इसलिए सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। हमने ये यहाँ पे अभी एक डायग्राम देखा था, पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए। सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह। आप देख रहे होंगे कि हम प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उसमें क्या बोला जा रहा है? तनु तनु H2SO4 यूज करिए, ठीक है, या तनु HCl यूज करिए। उसका रीजन ही ये है कि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि वो तनु HCl H2SO जो सांद्र रहेंगे वो और ज्यादा डेंजरस होते हैं। सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों पे लगे चेतावनी के चिन्ह हैं कि ये डेंजरस हैं। अगर आपके हाथ पे गिर गए तो ये आप जल सकते हैं, आप चोटिल हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार के प्रयोग करते हुए हमें प्रॉपर हैंडलिंग का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने कुछ बताया है, बात करी अभी कि धीरे धीरे डालना चाहिए उसको जल में, या जल को पूरे टाइम हिलाते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, ठीक है। हम तनु, अम्ल या क्षार जनरल प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। जब जल में हम अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती जाती है, उसे ही उसका तनु होना बोला जाता है। हमने पिछले कक्षाओं में देखा था, सांद्र विलयन की बात करी थी। ऐसा विलयन जिसमें अब और विलय पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता, उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है? डन। अब आप और मत मिलाइए, मैं अपने अंदर कुछ भी और अब मिक्स नहीं कर पाऊंगा, उसे क्या बोला था? सांद्र विलयन। यहाँ पे भी वही बात है। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? क्योंकि HCl HNO3 जब जल में जाते हैं तो ये हाइड्रोजन या OH आयनों में अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो HCl में और HNO3 दोनों में क्या होगा? अम्ल या क्षार जब जल में जाते हैं तो वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव में अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे HCl और HNO3 में H पॉजिटिव अलग हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रहता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है अम्लीय गुण के। ये जितना ज्यादा होगा अम्लीयता भी उतनी ज्यादा होती है। नेक्स्ट दिया है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था कि H आयन और OH आयन के विलयनों की सांद्रता
कम होना तथा तनुकरण के बारे में जाना था हमने। अब आगे हम क्या देखेंगे, हम एक सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ये ज्ञात करेंगे कि विलयन में अम्ल और क्षारक कितना प्रबल है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके किसी विलयन में उपस्थित वह अम्ल कितना है या क्षारीय कितना है यह पता लगाया जा सकता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है पीएच स्केल। ठीक है, इसमें पी सूचक होता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से लेकर के 14 तक एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक मार्क रहता है। सेवन से 0 की ओर जाने पे अम्लता बढ़ती जाती है और 7 से 14 की ओर बढ़ने पे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। स्केल देखते हैं, आगे हमें स्केल भी दिया हुआ है। ये स्केल दिया हुआ है, हमने अभी बात करी। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लगा के 14 तक है। बीच में हमने 7 देखा था अभी। 0 की ओर बढ़ने पर अम्लता बढ़ेगी, साथ साथ उसके अंदर ऐसे आयन जिनमें हाइड्रोजन आयन की नंबर्स भी बढ़ेंगे। और 7 से 14 की साइड जाते हुए अम्लता कम होगी और क्षारक प्रवृत्ति बढ़ेगी और H आयन कम होंगे और OH आयन बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार से पीएच स्केल होता है। इसके लिए एक टेस्ट पेपर आता है, सेम ऐसे ही स्केल जैसा पीएच टेस्ट पेपर जिसको बोला जाता है। अब यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ विलयन दिए हुए हैं, जैसे लाल, नींबू का रस, रंग रहित वातित पेय, गाजर का रस। इस पे क्या बताना है, पीएच पत्र का रंग कैसा रहेगा, लगभग पीएच का मान क्या रहेगा और पदार्थ की प्रकृति कैसी रहेगी। ठीक है, तो इस टेबल में अब हम आगे देखते हैं। लार खाना खाने से पहले पीएच पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाता है। और लार का पीएच हमें पता है, हमने डाइजेशन के टाइम पे देखा था 7.4 होता है। यह हल्का सा क्षारीय होता है नेचर में। ठीक है, अब लार खाना खाने के बाद इसमें पीएच पत्र का मान कैसा हो जाएगा, सॉरी पीएच पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पीला। और पीएच मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.8 और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, अब नींबू का रस, हम सभी जानते हैं नींबू के रस का नेचर कैसा होता है, सबसे पहले तो अम्लीय होता है। और सेम इसको जब लिटमस पेपर पे लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये लिटमस पेपर गुलाबी हो जाएगा। और इसका पीएच मान क्या होगा, 2.2 से लेके अप्रोक्स 3.4 के आसपास, 2.2 से लेके 2.4 तक। मतलब नींबू के रस की टेंडेंसी कैसी होती है, ये बहुत अम्लीय होता है। इसी प्रकार से कुछ आगे भी दिए हुए हैं, को आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ पे आगे दिखाया है कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पत्र पर दिखाया गया है। ये रंग केवल ऐसे ही स्टडी के लिए, ताकि हमें अंतर समझ में आए, उसके लिए दिया गया है। जठर रस, ये कैसा है नेचर में, अम्लीय है। क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि 7 से इधर अम्लीय होता है, ज्यादा अम्लीय होते जाता है।
और 7 से 14 के साइड ये अम्लीय कम और क्षारीय ज्यादा होता जाता है। तो जठर रस का कितना पीएच दिया हुआ है? 1.2। हर एक जीवित जीव के अंदर ईश्वर ने पीएच का मान निश्चित रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर भी हर एक, जैसे कि हम पाचन तंत्र की बात कर ले, मुंह में लार में अलग होता है, हमने अभी देखा 7.4 होता है लार का, ठीक है। वहीं अब हम जठर रस का क्या देख रहे हैं? 1.2 देख रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी न किसी कारण के लिए ही ईश्वर ने इस प्रकार के अनुपात फिक्स करे हैं। उसका लॉजिक भी हम देख चुके हैं, जान चुके हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण क्या होता है, उसमें आए हुए जो सूक्ष्म जीव और कुछ हैं अगर भोजन के अंदर, तो वो अम्लीय, इतनी स्ट्रॉन्ग अम्लीय प्रवृत्ति से वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हर एक चीज के पीएच मान के निश्चित के पीछे ईश्वर का कुछ प्रयोजन रहा है। जैसे हम जानते हैं कि हर एक कार्य ईश्वर के द्वारा किया, हर एक कार्य एक प्रयोजन के लिए ही होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है नींबू का रस, इसका कितना है? 2.2। जठर रस का कितना बताया? 1.2। और शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। मतलब कि ये कैसा होता है? उदासीन। जो भी 7 पे होगा वह कैसा होगा? उदासीन। रक्त का कैसा है? 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कैसा होता है? 10। मतलब कि 10 है, मतलब कि वह कैसे कैरेक्टर उसको है? क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन, NaOH, जिसको हम क्षार के रूप में, क्षारक के रूप में यूज करते हैं, वो तो ऑब्वियसली क्षारक है। 14 उसका पीएच है, तो वह कैसा है? क्षारक। आगे देखेंगे, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। जब हम बात कर चुके हैं कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में है तो वह उतना ज्यादा अम्लीय नेचर का होगा। सेम, जितना ज्यादा OH आयन किसी विलयन में है तो वह उतने ज्यादा क्षारी प्रवृत्ति का होगा। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा एसिटिक एसिड जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। और जिसने कम संख्या में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न किया है वह दुर्बल अम्ल कहलाएगा और प्रबल क्षारक कहलाएगा, ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमने इस बारे में बात करी। ईश्वरीय सृष्टि में ईश्वर के द्वारा एक निश्चित अनुपात में पीएच रखा गया है, जिसे मेंटेन रखना अब हमारा काम है। पानी का हो, हमारे रक्त का हो, ईश्वर ने तो फिक्स अनुपात बता दिया है, दे दिया है कि ये है, इसमें आप स्वस्थ रहेंगे, ये आपके लिए गुणकारी है। अब इसमें ऊपर ज्यादा, नीचे ज्यादा, ऊपर नीचे हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वह हमारी गलती है और उसके दुष्परिणाम हमको ही भोगने होते हैं। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है कि क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएम परास के बीच कार्य करता है। वैदिक विज्ञान के द्वारा बताया गया है कि अगर यह पीएच मान 4.5 से कम हो जाता है तब क्या संभावना है? कैंसर होने की प्रबल संभावना हो जाती है। जीवित प्राणी संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो कैसी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। और यह अम्लीय वर्षा जब हमारे जल स्रोतों में जाके मिलती है तो वह जल स्रोतों में रहने वाले जीव के लिए भी हानिकारक है, और उस जल का सेवन हम करते हैं तो वो हमारे लिए भी हानिकारक है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अब किसकी बात हो रही है? मिट्टी के पीएच की बात की जा रही है।
अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे शरीर का एक विशिष्ट पीएच परास है, उसी प्रकार मिट्टी का भी एक, कहीं कहीं मिट्टी के पीएच परास बहुत डिफरेंस होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे किस प्रकार से बात कर रहे हैं, एक पौधे के लिए कैसी मिट्टी अच्छी है या एक फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी रहेगी, मतलब कि उसके अच्छी रहने से अभी यहाँ किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, पीएच परास के बारे में बात हो रही है। तो किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र करिए और क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच करिए। क्या करेंगे, मिट्टी के सैंपल लेंगे अलग अलग जगह से, उसको हम 5 ml जल में एक टेस्ट ट्यूब में अच्छी तरह से घोल लेंगे, फिर उसे फिल्टर कर लेंगे, और फिर जो हमारे पास पानी, फिल्टर करा हुआ पानी हमारे पास है, उसमें हम पीएच की जांच करेंगे। तो एक अच्छी मिट्टी जिसमें कि सभी लगभग लगभग सभी प्रकार के फसल और पौधे हो जाए, तो ऐसी मिट्टी का पीएच क्या क्या रहता है, 6.5 से 7.3, 6.5 से 7.3 ये पीएच मिट्टी का रहता है। तो हम ये मिट्टी के पीएच, हमने मिट्टी के पीएच की बात करी क्योंकि पीएच कहीं कहीं पे हमें पीएच अलग मिलेगा, वो वहां उस मिट्टी में उपस्थित लवण और खनिजों की मात्रा पर निर्भर करता है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच हमने अभी बात करी। हमारे पाचन तंत्र में भी मुख से लगा के छोटी आंत तक सब जगह पीएच का मान, पीएच अलग अलग रहता है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बात की थी अभी हमने, HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें पेट में क्या होता है, दर्द होता है, जलन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि अरे एसिडिटी हो गई बहुत। ठीक है, एसिडिटी मतलब ये अम्ल, अम्ल बढ़ गया, अम्ल इज एसिड, इसके बढ़ने को बोला गया है यहाँ पे एसिडिटी हो गई। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्षारक होते हैं। एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल क्षार, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाती है वह अभिक्रिया, ये एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे एंटासिड भी काम करती है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, क्षार हम खा लेंगे, क्षार पी लेंगे एसिड हो जाए। अभी तो देखा क्षार कितना डेंजरस होता है, अभी पढ़ा कि अगर वो हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाए हमारा। नहीं, वो कैसी बात होती है, वो सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार की बात होती है। और जो एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है वह है दुर्बल क्षार। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारे मुंह के पीएच का मान कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक है, किसका किसका देख लिया हमने अभी, लार का देखा था 7.4 था, बॉडी ब्लड का भी 7.4 7.3 था। ठीक है, और HCl, जो हमारे पेट में HCl रिलीज होता है, तो ये अम्लीय होता है, ये 7 से, इसका मान 7 से कम रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मुंह के पीएच मान की, जो कि 5.5 से कम होता है, मतलब कि कैसे नेचर का हो गया, ये अम्लीय नेचर का हो गया, ये एसिडिक है। अगर इससे कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, नहीं ये गलत बोला मैंने, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि लगभग 7 के बराबर रहता है। अगर 5.5 से भी कम हो गया तब क्या होता है, दांतों का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। जो दांतों की हमारी आउटर कवरिंग होती है, जिसे इनेमल बोला जाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट
या कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टली रूप होता है, उससे बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, उसका भी क्षरण होने लग जाता है। इनेमल हमारे शरीर में सबसे कठोर पार्ट है, जो दांतों की कवरिंग होती है, इनेमल। अगर वहां पे पीएच मान परिवर्तित हो जाए, 5.5 से भी कम हो जाए, मतलब अधिक अम्लीय हो जाए, तो हमारे उन दांतों का भी क्षरण होने लगता है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचलन आजकल है, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती है, ये इसी प्रकार से हमारे दांतों शरीर के अंदर पहुंच के तो शरीर को भी खराब कर ही रही है, साथ ही हमारे दांतों को भी खराब कर रही है, क्योंकि उसके पीएच का मान 7 से कम होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़िए और छाछ का प्रयोग कीजिए, छाछ पीजिए, वह आपको स्वस्थ रखेगी। हमारे वैदिक ग्रंथों में छाछ से कई रोगों के उपचार बताए गए हैं, इसीलिए छाछ का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है कि लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने हमारे वो अम्ल उत्पन्न कर रहे हैं, तो पीएच का मान 5 के लगभग 5 पहुंच गया है, तो वहां पे इतना अम्लीय हो गया है अब वहां कि हमारा इनेमल का क्षरण होने लग जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कारण है, भोजन के पश्चात जो हमें अच्छे से या तो गार्गल करना चाहिए, जिससे कि जो मुंह में खाना है वो मुंह में ना फंसा रहे, निकल जाए, या कुछ प्रकृति से प्राप्त दांत साफ करने के जो दातुन होते हैं, नीम का दातुन, बबूल का दातुन पहले यूज किया जाता था, इस प्रकार के कुछ दातुनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि यह अम्ल बढ़े नहीं और वह उसकी मात्रा को उदासीन करे, जिससे कि दांतों के क्षरण को रोका जा सके। नेक्स्ट है पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, हमने देखा होगा, कभी कभी हमने यह सुना है कि किसी इंसान की मधुमक्खी के काटने से मौत हो गई। ठीक है, इसी प्रकार के और भी उदाहरण है। अभी हम, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वहां पर एक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण की दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कई बार किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का वह अम्ल रिएक्शन कर जाता है कि वह उसकी मौत भी हो जाती है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक अम्ल छोड़ा। अब अगर हमने दुर्बल क्षारक को लगा दिया वहां पे, तो क्या हो जाएगा, वही अम्ल क्षार क्रिया हो जाएगी, उदासीनीकरण हो जाएगा, तो उसका असर इतना नहीं होगा। इसी प्रकार नेटल के डंक वाले बाल भी मेथेनॉइक अम्ल छोड़ते हैं। अगर नेटल का डंक भी हमें लग गया तो वहां पे मेथेनॉइक अम्ल निकलता है, जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। नेटल क्या होता है, नेटल एक पौधे का नाम है, जिसके यहाँ पर डंक नुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। देखिए, प्रकृति जो हमारे हमारे सृष्टि है, उसके अंदर प्रॉब्लम भी यहीं पर है, इससे पेन हुआ, और वहीं पे इसका सॉल्यूशन भी है। बस हमें ठीक तरीके से प्रयोग करते आना चाहिए। अगर नेटल से हमें प्रॉब्लम हो गई है, नेटल का डंक लग गया है और अब हमें पेन हो रहा है, तो हमें डाक पौधे की को यूज करना चाहिए। उसको लगाने से हमें आराम मिलता है। और ये डाक भी कहा, नेटल के पास ही पैदा होते हैं। आगे देखेंगे, कुछ प्राकृतिक अम्ल यहाँ पे दिए हुए हैं। सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, ये सब प्राकृतिक अम्ल है। सिरका का क्या है, एसिटिक अम्ल। संतरे में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, अम्ल, एसिड। ठीक है,
कुछ और है, खट्टा दूध, दही, लैक्टिक एसिड होता है, नींबू, चींटी का डंक और नेटल का डंक हमने बात करा, इन दोनों में ही क्या होता है, मैथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दो विलियन है, एक ए और बी। ए का पीएच कितना दिया हुआ है, 6 पीएच है। ठीक है, और बी का पीएच क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो अब वह ये जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है। हमने स्केल की बात करी थी, पीएच स्केल की, जहां पे 0 to 14 पैरामीटर होता है, सेंटर में 7 होता है, जो कि 7 जिसका मान होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से 0 की ओर बढ़ते हुए मान कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और 7 से 14 की ओर बढ़ते हुए जो मान होते हैं वह होते हैं क्षारीय। अब ए पे क्या है, 6 पीएच है, मतलब कि यहाँ पे आएगा तो ये कैसा, ए कैसा विलियन हो गया, आप अम्लीय। और बी कैसा है, 8, यहाँ पे आएगा, मतलब ये कैसा विलियन हो गया, ये हो गया बी विलियन हो गया क्षारीय। ठीक है, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अब यहाँ पे लवण के बारे में बताया गया है। हमने पिछले अभी पढ़ते पढ़ते लवण का निर्माण बहुत बार देखा था। कब देखा था, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे हैं तो वो उदासीन होके क्या बना रहे हैं, वह बना रहे हैं लवण। ठीक है, तो इस लवण को आगे देखते हैं हम। कुछ यहाँ नाम दिए हुए हैं लवणों के, और बोला गया है कि उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। अब हम ये बाद में देखते हैं, पहले हम लवण के बारे में। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलके एक लवण बनाएंगे तो पीएच का मान उनका क्या होगा, 7 होता है, तथा ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कैरेक्टर के हैं, दोनों ने पूरी तरह से एक दूसरे को उदासीन कर दिया। अब जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाएंगे तो जो लवण बनेगा वो कैसे नेचर का बनेगा, 7 से कम होगा, मतलब कि वह अम्लीय नेचर का बनेगा। जब प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल मिलके के लवण बनाएंगे तो पीएच का मान 7 से अधिक होगा। और ये किस प्रकार नेचर में होगा, ये होगा क्षारकीय नेचर में होगा। और कुछ दिया है लवण के बारे में। आगे नमक की बात हुई है, साधारण नमक की बात, हम उसको देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे थे उनको देख लेते हैं। इनमें से कुछ के रासायनिक सूत्र हम देखते हैं। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से यह ये सभी लवण है। ठीक है, इनके रासायनिक सूत्र हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोला था, हमने वो देखा। यही जो लवणों की अभी हमने बात करी, इसमें जल में इनकी विलेयता की जांच करने के लिए बोला है। आगे दिया है साधारण नमक से रसायन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। यही जो NaCl2 बना, यही क्या है, नमक है, जिसका भोजन में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का उदासीन लवण होता है। इसका पीएच क्या रहता है, 7 रहता है, उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं।
इन्हें खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। यहाँ पे दांडी यात्रा का एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे नमक कानून को तोड़ा गया था। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार से इनके लिए उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करी हमने सबसे पहले कि इसके लिए कच्चा पदार्थ है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जब हम सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये वियोजित हो जाएंगे, आयन अलग हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार बोलते हैं क्योंकि क्लोरीन और एक क्षार इसमें बनते हैं। यहाँ इसकी समीकरण दी हुई है, देखते हैं हम। ठीक है, NaCl, H2O, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनी और ये यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। मतलब यहाँ पे क्या बना, क्लोर और क्षार, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला गया है, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोला गया है। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। आगे डायग्राम दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए, एनोड पे यहाँ पे ये नमक का घोल है। एनोड पे क्या उत्पन्न हो रहे हैं, क्लोरीन और सोडियम कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। इसी प्रकार इधर से क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। जो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम कर रहे हैं ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया, इन सब प्रयोग में कर रहे हैं। और Cl2 जो निकल रहा है, क्लोरीन जो हम स्विमिंग पूल में सफाई करते हैं रोगाणु नाशक के रूप में या कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। ये हमने अभी देखा, NaCl से किया। ठीक है, इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए भी किया जाता है। अभी जो क्लोरीन गैस हमें मिली थी, इससे विरंजक चूर्ण भी मिल जाएगा। जब हम क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। अब विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में, सूती लिनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। ये क्या है, क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो अभी हमें प्राप्त हुआ। इसे जब गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये हट जाएगा और सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडे के यूज दिए हुए हैं यहाँ पर कि हाँ, बेकिंग सोडे का बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक एसिड, यह एक मंद, टार्ट्रिक एसिड क्या होता है हमने आगे भी देखा था और इसकी नाम देखा था कि यह प्राकृतिक अम्ल है। तो यह टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण अम्ल होता है टार्ट्रिक एसिड।
जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 किसी अम्ल में अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है। ये क्या है? बेकिंग पाउडर। देखा हमने यहाँ पे हमें क्या मिला? CO2 मिला। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। मतलब अब जिसमें हम बेकिंग पाउडर को डाल रहे हैं और फिर उसे गर्म कर रहे हैं तो हमें उत्पाद के रूप में एक चीज क्या प्राप्त होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। हमने देखा होगा जबकि बेकिंग पाउडर को किसी खाने के सामान में डाला जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर हमें किसी प्रकार का खमीर उठाना है, खमन बनते हैं जो इंस्टेंट वाले, या अगर हम भटूरे का आटा तैयार करें उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वह फूल जाता है, आटा फूल जाता है। तो उसका कारण क्या होता है? यह CO2 गैस होती है। गैस इसमें से निकलती है यह, जिसके कारण से वह आटा फूल जाता है। ठीक है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है। इससे ये मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है। अभी हमने जो बात करी, सेकंड प्रयोग दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का कार्य करता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। हम जानते हैं कि अम्ल क्षार की जब आपस में क्रिया होती है तो उनका रिजल्ट क्या होता है? हमें एक उदासीन मिलता है। मतलब जो अभिक्रिया होगी उससे वह एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये उदासीन कर देंगे। तो जब एसिडिटी होती है, हम एसिडिटी बोलते हैं, तब हमें पता है क्या होता है? हमारे उदर में अम्लीय अम्लीयता बढ़ जाती है, उसी के कारण होती है। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षार है। ठीक है। एक क्षार नेचर होने के कारण वह हमारे पेट में जो अम्ल की अधिकता हो गई है, जिसके कारण एसिडिटी हो रही है, वो अम्ल क्षार मिलते हैं वहां पे और उसे उदासीन कर देते हैं और हमें राहत मिलती है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब अभी हमने एक खाने वाले सोडे की बात करी थी, क्या था ये? बेकिंग सोडा। ठीक है। आगे दिया हुआ है धोने का सोडा। धोने के सोडे से क्या मतलब? धोने के सोडे से मतलब है जो हम कपड़ा धोने के लिए सर्फ डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसे बोला जा रहा है धोने का सोडा। Na2CO3 10H2O यह धोने के सोडे का फॉर्मूला है। इसे सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये सब हम देख रहे हैं अभी जो सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने इसके पहले वाली प्रोसेस में देखा था। फिर सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म कर रहे थे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा था। ध्यान है आप लोगों को? देखते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब इस प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, इसे फिर से धोते हैं, क्रिस्टलीकरण कर होता है, तब हमें प्राप्त होता है धोने वाला सोडा। धोने के काम में आने वाला सोडा, बेसिकली हम उसे क्या बोलते हैं? सर्फ बोलते हैं या डिटर्जेंट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त होगा, इसका क्रिस्टलीकरण किया जाएगा तो अब हमें क्या जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो कपड़े धोने वाला सोडा होगा, और यह भी एक कैसा होगा? क्षारीय लवण होगा। यहाँ इसकी एक इक्वेशन दी हुई है, समीकरण को इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है। ये भी टर्मिनोलॉजी याद रखिए। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलीकरण हुआ तो ये जो अब हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है? यह डिटर्जेंट है, ये सर्फ है। ये जो 10H2O है इसका डिस्क्रिप्शन अगली क्लास में आएगा, हम उसको तब देखेंगे।
सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। इनका प्रयोग कई उद्योगों में भी किया जाता है। जैसे कि हम बात अभी देख चुके हैं कुछ, तो कपड़े रंजक में या लॉन्ड्री जहाँ पे होती है, लॉन्ड्री में यह प्रयोग में होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। धोने के सोडे के उपयोग दिए हुए हैं। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क कथन नली में यहाँ पे लेके गर्म किया जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, होल्डर से पकड़ेंगे टेस्ट ट्यूब को, क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जल की कुछ बूंदे दिखाई दे रही है। ये जो हमें दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है जल की बूंदे होती है। हमको ये देखना है कि क्या ये जो कॉपर सल्फेट का कलर में चेंज आता है क्या, ये भी हम देखते हैं। आगे इसमें देखेंगे कि शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। मतलब जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म कर रहे हैं क्वथन नली में, तो उसके अंदर जब वो क्रिस्टलन के कारण उसमें थोड़ा जल होता है, लेकिन जब गर्म करते हैं तो वह जल भी हट जाता है। तो अब वहां पे से उस लवण का कलर, जैसे कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, लेकिन जब उसे गर्म करते हैं तो वह कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। यदि अब इन्हीं क्रिस्टलों को हम पुनः जल से भिगो देते हैं तो क्रिस्टल का रंग वापस से नीला हो जाएगा। अगर उसी कॉपर सल्फेट को अगर हमने थोड़ी सी पानी की बूंदे डाली तो वो हमें फिर से ब्लू दिखाई देंगे। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमने भी बात करी कि क्रिस्टलन का जल होता है, तो क्रिस्टलन के जल की डेफिनेशन दी है कि लवण के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या होगी उसे ही क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित है। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र इस प्रकार से, कॉपर सल्फेट, और हमने बात करी जल के कितने अणु है, 5 अणु है, दिख रहा है सभी को। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र ये होता है कॉपर सल्फेट और जल के 5 अणु। जिप्सम, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बात की गई है, जिप्सम की बात की गई। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। जिप्सम के अंदर कितने हैं, 2 अणु हैं। कॉपर सल्फेट के अंदर कितने थे, जल के 5 अणु थे। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2 है। अब हम देखते हैं कि जिप्सम का क्या प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट में अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। जब जिप्सम को हम 370 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, वह जल के अणुओं को त्याग देगा और क्या बनाएगा, वह बनाएगा कैल्शियम सल्फेट बनाता है। जो कि कैल्शियम सल्फेट बना के क्या होता है, वह अर्धहाइड्रेट फॉर्म में रहता है या तो फिर हेमीहाइड्रेट फॉर्म में रहता है। ये देखिए ½ H2O, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो हमें वापस से क्या मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है। हमने सुना होगा कि
पीओपी की मूर्ति है, हम गणपति जी विसर्जन स्थापित करें या माता जी स्थापित करते हैं, तब हम सुनते हैं कि ये पीओपी की मूर्तियां हमने बहुत सुनी है, हमारे टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। आप लोग ने भी निश्चित सुनी होगी, लेकिन अभी कुछ वर्षों से एक बात पे जोर दिया जा रहा है और स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा रही है, कानून बना दिया गया है कि आप इन पीओपी की मूर्तियों का प्रयोग ना करिए, ना इसे कोई बेचेगा और ना इसे कोई खरीद के स्थापित करे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को जब जल स्रोतों में विसर्जित किया जाता है तो यह मूर्तियां वहां उन जल स्रोतों में पानी में घुलती नहीं है, ये घुलेंगी नहीं, या इसी फॉर्म में कठोर कई वर्षों तक बनी रहती है और जल प्रदूषण का कारण बनती है। इसीलिए अब जोर दिया जाता है कि मिट्टी की मूर्ति ही स्थापित कीजिए, पीओपी की मूर्ति को स्थापित नहीं करें। मार्केट में पीओपी की मूर्ति को अब बेचा भी नहीं जा सकता है, वह एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है, क्योंकि हमने वही वर्तमान विज्ञान के द्वारा हमने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना तो सीख लिया, उससे मूर्तियां भी बना ली, अब वो मूर्तियां पानी में जाके घुल ही नहीं रही है और वो वहीं पर बहुत टाइम तक रहती है और प्रदूषण का कारण बनती है। जल स्रोतों में रहने वाले जीव जगत के लिए वह डेंजरस होती है। जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है, किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा रहता है, ये देखा हमने यहाँ पे, ये नहीं सॉरी, ये तो पानी मिलाया, ये आधा अणु। कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। किससे बना था विरंजक चूर्ण? हमने देखा था, आइए एक बार फिर से देखते हैं। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुई तब बना था विरंजक चूर्ण। किसकी क्रिया हुई थी? शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया जब क्लोरीन के साथ हुई तो बना विरंजक चूर्ण। अब हमने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनने की प्रोसेस को देखा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे अभी तक पढ़े हुए इस अध्याय में पढ़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, उन्हें देखते हैं। अम्ल क्षारक सूचक रंजक रंजकों के मिश्रण होते हैं, सूचक की बात हो रही है, ठीक है, जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। ये प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और कृत्रिम सूचक भी होते हैं। विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की अम्लीयता शो होती है और हाइड्रोक्साइड OH आयन के निर्माण से पदार्थ की क्षारीय प्रकृति शो होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होती है? हमने देखा था प्रयोग में, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और साथ में क्या बनता है? एक लवण बनता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। तो अम्ल और क्षार जब दोनों ही क्रिया करेंगे किसी धातु के साथ तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज होते हैं, उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और साथ में जल उत्पन्न होता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं,
ठीक है। अगर ये अम्लीय मान लीजिए कि HCl है और वो शुष्क फॉर्म में है, वहां पे उसे कहीं भी जल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या आर्द्रता नहीं है, तो यह HCl अम्ल की तरह एक्ट नहीं करेगा। हमने लिटमस पेपर वाला प्रैक्टिकल देखा था, जब इस शुष्क HCl को हमने नम लिटमस पेपर पे नम लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट में लाए, तो यहाँ पे अब ये नमी के साथ मिलके हाइड्रोजन आयन अलग हुआ और इस फ्री आयन के कारण ही इस HCl ने अम्ल की तरह एक्ट किया और लिटमस पेपर के कलर को चेंज किया। इसी की वजह से ही विद्युत का चालन होता है। जो अम्ल में H पॉजिटिव आयन और क्षार में OH नेगेटिव आयन फ्री रहते हैं, इन फ्री आयनों के कारण ही विद्युत का चालन होता है। इनकी जगह अगर हम ग्लूकोज या कार्बो किसी अन्य उसको लेंगे, अल्कोहल को ले लेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन और OH आयन अलग मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए उसमें उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच स्केल के द्वारा की जाती है, जिसकी रेंज क्या होती है, 0 to 14 होती है और इसका सेंटर पॉइंट 7 रहता है, जहां उस मान पे किसी भी विलयन का पीएच क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। 7 से 0 की ओर जाने पे अम्लीयता बढ़ती जाती है और 7 से 14 की ओर जाने पे क्षारक नेचर बढ़ता जाता है। मतलब अगर किसी विलयन का पीएच मान स्केल में 4 है, मतलब कि वह अम्लीय है, और किसी का 1 है, तो वह 4 वाले विलयन से भी ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, जिसका पीएच मान 1 है। इसी प्रकार क्षारीय साइड भी होगा। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा पे होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम जल ले अगर किसी टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर हम कोई सा अम्ल डाले, जैसे HCl डाले, H2SO4 डाले और उसको पकड़े अगर टेस्ट ट्यूब को, तो हमें टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म फील होगी, वो परख नली हमें क्या लगेगी, गर्म लगेगी। मतलब जल और इस अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। हमने सबसे अध्याय की शुरुआत में सबसे पहला प्रैक्टिकल किया था, जिसके अंदर हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब थी और हमको अब और हमें एक लिटमस पेपर दिया हुआ था, लाल लिटमस पेपर, और अभी हमें पता लगाना था कि कौन सी परख नली में अम्ल है, किसमें क्षार है और किसमें आश्रित जल है। तो हमने क्या किया था, जिस लिटमस पेपर ने जिस विलियन की कुछ बूंदों ने लाल लिटमस को किस में चेंज कर दिया था, नीले में चेंज कर दिया था, तो हमने उसे किस प्रकार का विलयन बोला था, उसका नेचर बताया था हमने क्षारीय। मतलब कि लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो कैसा होना चाहिए, वह क्षारीय विलयन होना चाहिए, उसका नेचर होना चाहिए क्षार होना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि जो हमारे हमने स्केल देखी है पीएच की, उसमें 7 से अधिक मान होने वाले सारे विलयन कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अभी हमें यहाँ पे एक क्षारीय विलयन की ही जरूरत है, जो लाल लिटमस को नीला कर दे। तो अब 1 तो अम्लीय होगा, 4 भी अम्लीय होगा और 5 भी अम्लीय होगा। 10 जिसका मान 7 से ज्यादा है, यह क्षारीय विलयन होगा, ये इसका आंसर होगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर
चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? कौन सी गैस उत्पन्न होगी? HCl उत्पन्न होगी। यहाँ गैस की बात कर रहे हैं कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न कर रहा है। वह गैस HCl होगी, जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देगी। तो हमने देखा कि यह गैस जो निकलेगी वह होगी HCl। ये कैसे? अंडे का कवच किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, और उसकी HCl के साथ जब अभिक्रिया होगी तो हमें यहाँ प्रोडक्ट में, एक उत्पाद में CO2 प्राप्त होगा, और और इसके साथ में CaCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2O प्राप्त होगा। इसलिए जो ये Ca2 गैस बनी है यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश। थैंक यू।